नमस्कार। आज मैं आपको बीएससी पार्ट 3 का तृतीय पेपर इकोलॉजी विषय है, जिसमें पादप पारिस्थितिकी एवं पादप उपयोगिता से संबंधित है, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी परिचय दूंगा, परिचयात्मक इकोलॉजी के संबंध में। तो शब्द इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। इको लॉजी कहां से डिराइव्ड हुआ? ओइकोस यानी होम, एंड लोगोस यानी डिस्कोर्स और स्टडी यानी जीवों का उनके आवास स्थल में अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वो शाखा इकोलॉजी कहलाती है। और आज इकोलॉजी के संबंध में परिचयात्मक व्याख्यान देने का मैं प्रयास करूंगा। प्रकृति है, जिसे अपन नेचर कहते हैं। नेचर में दो तरह के घटक होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो सजीव होते हैं और दूसरा एनवायरमेंट जो निर्जीव या एबायोटिक कंपोनेंट से बना होता है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील है। कहते हैं ना कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है डेड होता है तो उसके शरीर के सारे तत्व है वो प्रकृति में पुनः मिलते हैं, और जब वो वापस सजीव के रूप में आगे की पीढ़ी में जन्म लेता है तो प्रकृति के वही घटक उसका पोषण करके उसको ऑर्गेनिज्म के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट बहुत आर इंटरडिपेंडेंट, यानी ये एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तथा म्यूचुअली रिएक्टिव, यानी ये म्यूचुअली क्रियाशील होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये इनका जो अध्ययन करने की जो विज्ञान की शाखा है वो इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, अर्थात सजीवों एवं उनके पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, अन्योन्य संबंध है, उनके अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है इकोलॉजी कहलाती है। और एक सबसे पहले जो एक शब्द प्रतिपादित हुआ था इथोलॉजी, सेंट हेलेरियन ने किया था, ये 1859 में किया था। इन्होंने क्या किया? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन फैमिली, परिवार, सोसाइटी तथा कम्युनिटी, इन तीनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, ये जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम इथोलॉजी, टर्म कॉइन्ड बाय सेंट हिलेरी इन 1859। तो ये शुरुआत हुआ 1859 में कि फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, इनके बीच में क्या संबंध है, इनके संबंध की जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसके बारे में विचार लोगों के मन में आया, वैज्ञानिकों के मन में आया, और एक टर्म इथोलॉजी का उद्भव हुआ। इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया, इसके बारे में आज भी संदेह बना हुआ है। लेकिन जब अपन पुराने साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि रीटर ने 1868 में ओइकोलॉजी, OEKOLOGIE शब्द का प्रतिपादन किया था। लेकिन की हकेल ने इकोलॉजी को मीनिंगफुली डिफाइन किया और इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। उन्होंने 1869 में अपनी ये बात रखी थी। हकेल के अनुसार इकोलॉजी यानी इट इज नॉलेज रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ नेचर, यानी नेचर की इकोनॉमी से संबंधित जो ज्ञान है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। नेचर की इकोनॉमी से संबंधित यह कैसा हुआ
क्योंकि अपन देखते हैं कि प्रकृति में दो तरह के जीव हैं। एक वह जो उत्पादकता की श्रेणी में आते हैं, यानी सभी हरे पौधे जो भौतिक ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं, और दूसरे वह जीव जो उनका उपभोग करते हैं। तो इकोनॉमी है प्रकृति की, वो प्लांट के द्वारा जनरेट होती है और ह्यूमंस उसका कंजप्शन करते हैं। यह हेकेल ने सबसे पहले बताया था। और फिर अपने यहां के एक वैज्ञानिक जो इकोलॉजिस्ट थे भारत के प्रसिद्ध आर मिश्रा, इन्होंने कहा फॉर्म 3F यानी फॉर्म्स, फंक्शंस एंड फैक्टर्स की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, यानी रूप, कार्यों तथा कारकों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, यानी एक दूसरे पे आश्रित क्रियाओं का जो अध्ययन है वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कितने प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में भी अगर अपन विचार करें तो इकोलॉजी को 3 आधारों पे वर्गीकृत किया गया। एक बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज, यानी वर्गीकरण की बंधुताओं के आधार पर यह कितने प्रकार की हो सकती है। दूसरा बेस्ड ऑन हैबिटेट, यानी आवास की प्रकृति के आधार पर यह कितने प्रकार की होती है। और तीसरा बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जीवों के संगठन के आधार पर यह कितने तरह की हो सकती है। तो 3 आधार के आधार पर या 3 स्तंभों के आधार पर इकोलॉजी को और भी सब स्टेजेस में डिवाइड किया। तो बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज, यानी टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज मैंने बताया 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे पाए जाते हैं। एक प्लांट, तो इसे कहते हैं प्लांट इकोलॉजी, एक एनिमल जिसे कहते हैं एनिमल इकोलॉजी। लेकिन ये प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी क्या अलग अलग, इनका कहीं अस्तित्व है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये उपयुक्त विभाजन नहीं है, क्योंकि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे जब तक आश्रित नहीं होंगे, उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं नहीं होगी, तब तक अपन उसे इकोसिस्टम और इकोलॉजी नहीं कह सकते। तो एक दिया गया है प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी, लेकिन इसका ज्यादा महत्व नहीं है। बेस्ड ऑन हैबिटेट, यानी आवास की प्रकृति के आधार पर कितने तरह की इकोलॉजी हो सकती है। अपने को पता है कि जलीय पादप है तो जल 2 तरह के होते हैं, एक फ्रेश वाटर इकोलॉजी, एक अगर लवणीय जल है तो उसे मेराइन इकोलॉजी। अगर ग्रासलैंड है, वहां की अपन अगर इकोलॉजी का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो ब्रांच है, वो ग्रासलैंड इकोलॉजी कहलाएगी। और एक सघन वन है, और वन के अंदर अपन पारिस्थितिक तंत्रों का और उनका अध्ययन करेंगे तो वो फॉरेस्ट इकोलॉजी कहलाएगी। और एक अपने जैसे यहाँ का माहौल है, डेजर्ट की कंडीशंस है, रेगिस्तानी और मरुस्थलीय प्रकृति है यहाँ की, तो यहाँ के अगर इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो वो डेजर्ट इकोलॉजी कहलाएगी। तीसरा जो लेवल है या क्लासिफिकेशन है, वो बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के आधार पर। तो ये 2 तरह की होगी, ऑट इकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी, सिन इकोलॉजी जिसे कहते हैं सम पारिस्थितिकी, और ऑट इकोलॉजी इंडिविजुअल से संबंधित है, सम पारिस्थितिकी ग्रुप से संबंधित है। तो सबसे पहले आया पॉपुलेशन, जिसे समष्टि पारिस्थितिकी भी कह सकते हैं, और पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों के अध्ययन को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। और जहां एक से अधिक प्रकार के जीव हैं, प्रजातियां हैं जो समुदाय बनाती है, तो उन्हें समुदाय पारिस्थितिकी और कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। और कई तरह के समुदाय अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र हो, कई तरह के समुदाय किसी क्षेत्र विशेष में हो, तो वहां पे कई तरह के इकोसिस्टम होंगे, तो यह कहलाएगी इकोसिस्टम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। तो
आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने इकोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया तथा इसके कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी। आगे आने वाले व्याख्यान में ये एक एक जो वर्गीकरण है, जैसे बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, पॉपुलेशन, समुदाय और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी है, इनके बारे में विस्तार से अपन जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हाँ, एक बात मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, व्याख्यान आप देखते ही होंगे, ऐसा हमें विश्वास है, और देखते नहीं है और अपने साथी हैं तो उनको भी आप कहिए कि ये जो व्याख्यान आ रहे हैं इनको देखें, और इनसे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है व्याख्यान के माध्यम से उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो वो उत्तर व्हाट्सएप समूह अपने कक्षा का बना हुआ है उस पर पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत सीधे संपर्क करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके लिए इन विकट परिस्थितियों में सदैव तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।